वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज हम बात करेंगे महापरीक्षा के बारे में, फाइनल एग्ज़ाम जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक पूरा कवर किया गया है। तो इसमें कुछ हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाल के रखे हैं और मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि सिर्फ इसी वीडियो के भरोसे आप एग्ज़ाम देने ना जाएं, बल्कि प्लेलिस्ट में चेक करें स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का। उसमें पूरा सिलेबस का वीडियो डला हुआ है, तो सिर्फ इसी वीडियो के भरोसे ना जाएं। ये सिर्फ एक ब्यौरा है कि आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि इसके भरोसे ना रहें, और भी वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 में है फाइनेंस क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और फंक्शंस क्या है। फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक। अब इस बिजनेस को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो होता है जो रोज़मर्रा जो बिज़नेस में, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना और भी बहुत से वेजेस होते हैं, तो वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो उनको पे करते हैं। तो बिज़नेस में यूज़ होने वाले फाइनेंस को क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। मतलब जो चीज़ आप फाइनेंस में यूज़ करेंगे, जो चीज़ भी आप बिज़नेस में यूज़ करेंगे, जो आप पैसा लगाएंगे, उसी को ही हम क्या कहेंगे? फाइनेंस कहेंगे। फाइनेंस के क्या इंपॉर्टेंस है? फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि आपको बिजनेस को क्या करना है? एक्सपेंड करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, ठीक। बिजनेस में शेयर होल्डर्स की तिजोरियों को भरना है। यह फाइनेंस का क्या है? इंपॉर्टेंस है। बिजनेस को बड़ा करना, और बिजनेस को बड़ा करने के साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तिजोरी को भरना, उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना। ये किसका काम है? फाइनेंस का काम है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं फाइनेंस के फंक्शंस क्या हैं। अब मान लीजिए आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, फाइनेंस भी लगा लिया और उसके इम्पोर्टेंस भी समझ लिए। अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि फाइनेंस को कहाँ कहाँ लगाया जाए। फाइनेंस को हम कहाँ लगा सकते हैं? जैसे कि लैंड खरीदने में, ठीक है, मशीन खरीदने में, या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगाने में, ठीक है। तो फाइनेंस का डिसीजन ऐसे लिया जाता है कि हमें ज़मीन भी खरीदना है, मशीन भी लगानी है और प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक। अब आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि जब भी हमें बिजनेस में पैसों की ज़रूरत हो तो हम उसका अरेंजमेंट कैसे कर सकें। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत हो तो तुरंत तत्काल में हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो दो ऑप्शन है, एक बैंक है, ठीक, और एक है शेयर को बेचकर, ठीक। तो यहाँ से हम जो फाइनेंस की कमी है उसको हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं, ओके। डिविडेंड डिसीजन। अब देखिए, आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, ठीक। अब उसका जो प्रॉफिट है बिजनेस का, वह कैसे बांटा जाएगा। जो शेयर होल्डर्स हैं कुछ परसेंट इनको दिया जाएगा, ठीक। और प्रॉफिट में से कुछ जो पैसा है उसको क्या किया जाएगा? वर्किंग कैपिटल के लिए बचा लिया जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए बचा लिया जाएगा ताकि फाइनेंस जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छा चलता रहे, ठीक। तो ये था अपना यूनिट 1 में। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 2,
ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं। मान लीजिए आप कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले, खोलने से पहले क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। सबसे पहले फंड का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, सेविंग से होगा या फिर बोरो करना पड़ेगा, मतलब किसी से उधार लेना पड़ेगा। सेविंग आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक। 2 लाख रुपए आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, ठीक। ये पहली चीज़ हो गई। अब जो फंड आएगा उसका रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, ठीक। रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक। अब जब आप कॉफ़ी शॉप खोलेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय की हायरिंग भी करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय की क्या करनी पड़ेगी, हायरिंग करनी पड़ेगी। बस यही है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जब भी कॉफ़ी शॉप को फंड की ज़रूरत हो तो इतने फंड होने चाहिए आपके पास वर्किंग कैपिटल में कि उसकी ज़रूरत को आप क्या कर सके, पूरा कर सकें, ठीक। ये पहला हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। और अगर फंड की ज़रूरत पड़े तो हमें फंड कहाँ से मिल सकता है, ठीक। अवॉइडिंग इनएक्टिव फंड। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं पड़ा होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं पड़ा होना चाहिए। जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास लिमिटेड पैसा होना चाहिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल का यूज़ के लिए, ठीक। वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा अगर आपके पास पैसे हैं किसी भी बिज़नेस में तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पैसे का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब इनएक्टिव है, आप उस पैसे को कहाँ लगाएं, काम पर लगाएं, ठीक। बिजनेस में और बड़ा करने की कोशिश करें, और बड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, कंसिडरेशन, ध्यान रखने वाली बात। बिजनेस में जब आप लोन लेते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगते हैं तो ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी है। देखिए, कॉस्ट। जब भी आप लोन लें, ठीक है, लोन ले या फिर अपना सेविंग लगाएं, ठीक। हम लोन की बात कर लेते हैं। लोन में क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब आप लोन लेंगे तो उसकी ज़्यादा लागत नहीं आनी चाहिए, ठीक। रिस्क, आपका बिजनेस है, आपने एक बार लोन ले लिया, ठीक, फर्स्ट ईयर में, ठीक। फिर इसके बाद आपने सेकेंड ईयर में भी लोन ले लिया, इसका भी इंटरेस्ट भर रहे हैं और इसका भी इंटरेस्ट भर रहे हैं, ठीक। अब थर्ड ईयर भी आ गया, इसका भी इंटरेस्ट भर रहे हैं। तो क्या आप इंटरेस्ट ही भरते रह जाएंगे क्या? तो ये क्या है, सबसे बड़ा रिस्क है, या आपका बिजनेस क्या हो सकता है, डूब सकता है, ठीक है। तो हमें इस कंपनी के लिए ज़्यादा लोन नहीं लेने चाहिए, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी हमें फंड की ज़रूरत हो तो हमारी कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, शेयर्स को बेचकर तुरंत हम कैश ले सकें वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल यूज़ हो सके, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस में। सिंप्लिसिटी, कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वह क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए ताकि समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। चलिए, यूनिट 2 हो गया, अब यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग वो होता है जो गवर्नमेंट की दी हुई डिस्काउंट और कई सारी स्कीम्स से मतलब कई सारी स्कीम में इन्वेस्ट करके आपको टैक्स से बचाने का एक तरीका है, ठीक।
और टैक्स मैनेजमेंट क्या है? टैक्स मैनेजमेंट एकदम ईमानदारी से टाइम टू टाइम आपको टैक्स भरने का तरीका है। ठीक, तो टैक्स मैनेजमेंट में ईमानदारी रहती है और इसमें झोल झाल करना पड़ता है। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। टैक्स प्लानिंग, यह टैक्स बचाने का एक तरीका है। यह टैक्स बचाने का एक तरीका है। टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स बचाने का एक तरीका है। भविष्य में आपको डिस्काउंट मिल सके, जैसे कि आपको टैक्स प्लानिंग LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये एक तरीका होता है टैक्स बचाने का। तो इससे क्या है, पहले से प्लानिंग की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम का यूज़ करके, LICs में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। ये भविष्य के लिए होता है और ऑप्शनल होता है। ठीक, और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट में डिफरेंस ये होता है कि आपको पूरी टैक्स के नियमों का पालन करके आपको टैक्स टाइम टू टाइम भरना है, और टाइम टू टाइम जब आप भरेंगे तो आपको कोई पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो और ये मैंडेटरी होता है, कंपलसरी। कंपलसरी, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? कंपलसरी होता है, ये भरना ही भरना होता है, इसमें ऑप्शनल जैसा कोई भी काम नहीं होता है। और देख लेते हैं, एक और टैक्स होता है GST। मान लीजिए 18% GST लगता है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं, 9% CGST, 9% SGST, 18% GST, ठीक है। आपको पता ही होगा GST कहाँ लगता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसी भी सामान पर लगने वाला टैक्स, जो चीज़ बेची जा रही है उस पर लगने वाला टैक्स। 18% टैक्स लगता है, ठीक है। तो 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब स्टेट के गवर्नमेंट को देना पड़ता है 9%, ठीक है। इसमें IGST भी होता है। ये CGST और SGST कब लगता है? जब आप मान लीजिए MP में हैं, ठीक, MP में ही आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, भोपाल से इंदौर कोई भी सामान भेजते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लगता है? 18% GST लगता है, और दो भाग में बढ़ जाता है, CGST और SGST में, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और होता है, IGST, 9%, ठीक। IGST कब लगता है? IGST तब लगता है जब मान लीजिए आप MP से महाराष्ट्र में आप कोई चीज़ बेचते हैं, तब जाके क्या लगता है? IGST लगता है। उस समय SGST नहीं लगता, उस समय क्या लगता है? CGST और IGST लगता है, ठीक। और एक और GST है जिसे हम UTGST कहते हैं, UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें भी कितने परसेंट? 9% लगता है। इसमें ना SGST लगेगा ना ही IGST लगेगा, इसमें क्या लगेगा? CGST और UTGST। UTGST कहाँ लगता है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर ये GST लगता है। कौन कौन सा? CGST एंड UTGST। तो ये होता है टैक्स, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 4, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसा शॉर्ट टर्म फंड मार्केट है। कौन सा मार्केट है? शॉर्ट टर्म फंड मार्केट है, शॉर्ट टर्म फंड मार्केट। ये 1 साल से कम समय के लिए दिया जाता है। 1 साल से कम समय के लिए लोन दिया जाता है। किसको देता है? कंपनियों को देता है और बैंक को देता है, और इसमें इंटरेस्ट भी कम लगता है और रिस्क भी कम होता है, ठीक। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड मार्केट, ठीक है।
ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देती है 1 साल से अधिक की अवधि पर। लॉन्ग टर्म फंड मार्केट है, 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन देती है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट टेक ओवर करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ। ठीक, अब इसका मेन डिफरेंस समझ लेते हैं। मनी मार्केट का ड्यूरेशन और कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन कितना होता है। मनी मार्केट का ड्यूरेशन 1 ईयर का रहता है, ठीक, और कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन 1 ईयर प्लस का रहता है, ठीक। शॉर्ट टर्म है इसलिए 1 ईयर का है, लॉन्ग टर्म है इसलिए 1 ईयर प्लस का रहता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वह ट्रेजरी बिल है, ठीक, दस्तावेज, मतलब कि इसका लेन देन कैसे किया जाता है, मनी मार्केट का लेन देन कैसे किया जाता है, कौन से दस्तावेज लगते हैं, उसमें लगता है ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, ठीक। अब कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर और बॉन्ड। शेयर और बॉन्ड, इनका लेन देन इस दस्तावेजों से होकर गुजरता है, ठीक है। जब भी कंपनियों को ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट का फंड चाहिए होता है, तो वो शेयर टाइप में करके देते हैं या फिर बॉन्ड्स के तरीके से देते हैं, ठीक। और जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर के जरिए अपना दस्तावेज साझा करते हैं, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं रिस्क की। मनी मार्केट में लो रिस्क है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक। लो रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही इनका ज़्यादा पैचअप रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ सर्टिफाइड रहते हैं, ओके। तो इसमें लो रिस्क रहता है क्योंकि इसमें शेयर जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, कमर्शियल पेपर रहता है, ट्रेजरी बिल रहता है, तो ये लो रिस्क है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट का रिस्क क्या है, इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। रिटर्न क्या रहता है, हाई रहता है। रिटर्न हाई रहने की वजह से इसमें हाई रिस्क है। रिटर्न ज़्यादा, ठीक, रिटर्न हाई है तो हाई रिस्क रहेगा, ठीक। तो ये था अपना मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, यूनिट 4। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 5, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या होता है। मर्जर क्या होता है, जब दो बड़ी कंपनियां आपस में मिलकर नई कंपनी बनाते हैं उसे हम मर्जर्स कहते हैं। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, ये दो बड़ी कंपनी मिलकर नई कंपनी बनाते हैं, वीआई। वोडाफोन और आइडिया जब मिले और नई कंपनी बनी उसको हम कहते हैं मर्जर्स, ठीक। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन किसे कहते हैं। एक्विजिशन एक बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी क्या करती है, खरीद लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं, अधिग्रहण कहते हैं, ठीक। जैसे कि ICICI लिमिटेड, ICICI लिमिटेड यह 1990 की सबसे बड़ी कंपनी थी, 1990 की बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक। इस ICICI लिमिटेड ने एक छोटी कंपनी खोली, ICICI बैंक, ICICI बैंक, और इसको शेयर मार्केट में लिस्ट करा दिया। शेयर मार्केट में क्या करा दिया, लिस्ट करा दिया, ठीक। फिर इसके बाद सन 2000 में क्या हुआ, सन 2000 में ये कंपनी इसके अंदर पूरी तरह से समा गई और आज आप देखते हैं ICICI बैंक, पहले ये छोटी कंपनी हुआ करती थी, इस बड़ी कंपनी को क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। इस बड़ी कंपनी को खरीद लिया नहीं कह सकते, इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये बाप था, ठीक, और ये बेटा था।
तो ये जो कंपनी है वो इसके अंदर समा गई। अब ये पूरी तरह से आज के टाइम में आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्विजिशन कहेंगे, मतलब छोटी कंपनी में समा जाना। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में समा जाती है, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये कंपनी मर्जर्स और एक्विजिशन क्यों करती है। सिनर्जी, सिनर्जी मतलब ये जो एक्विजिशन और मर्जर्स ये कंपनी क्यों करती है। सिनर्जी का मतलब होता है कि ताकत को दुगनी कर देना, मतलब कि सिंगल कंपनी, ये ए कंपनी और ये बी कंपनी, ठीक, इनके कस्टमर अलग होंगे और इनके कस्टमर अलग होंगे, ठीक। अगर ये कंपनी आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो इनको इनके कस्टमर मिल जाते हैं, इनको इनके कस्टमर मिल जाते हैं। इनका अलग कस्टमर था, इनका अलग कस्टमर था, अब ये दोनों कंपनी क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, तो इनके भी कस्टमर यहाँ पर आ गए और इनके भी कस्टमर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट होने लगा। पहले कम प्रॉफिट होता था, इसमें भी कम प्रॉफिट होता था। जब दो मिल जाते हैं तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक। और फिर इसके बाद मार्केट शेयर, मार्केट शेयर में क्या होता है, जब ये दो कंपनी आपस में मिलती हैं तो इनका मार्केट में शेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। फिर इसके बाद कंपटीशन, जब ये कंपनी अलग थी, ये कंपनी अलग थी, तो एक दूसरे के क्या थे, कॉम्पिटिटर थे एक। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस ए कंपनी और बी कंपनी आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए, मर्ज हो गए तो कंपटीशन ही खत्म हो गया और इनको बना बनाया क्या मिल गया, मार्केट मिल गया, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या करती है, मर्जर्स और एक्विजिशन करती है, ठीक। और ये इतनी आसानी से नहीं होता है। देखिए प्रोसेस इन इंडिया, बोर्ड अप्रूवल, ये इतनी आसानी से मर्जर्स और एक्विजिशन नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी परमिशन लेनी होती है, ठीक है। बिना इनके परमिशन के आप किसी भी कंपनी में मर्ज नहीं हो सकते, एक्विजिशन नहीं कर सकते, ठीक। वैल्यूएशन, ये क्या होता है वैल्यूएशन, इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी खरीदी जा रही है उसकी असली कीमत क्या होनी चाहिए, ये तय किया जाता है, ठीक। इसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स इसका क्या मतलब है, सेबी द्वारा परमिशन लेना होता है, ठीक। सेबी द्वारा परमिशन लेना होता है और कोर्ट के साथ कोर्ट का भी परमिशन लेना होता है, ठीक है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कोर्ट की भी यहाँ पर परमिशन लेनी होती है, तभी जाके मर्जर्स और एक्विजिशन हो पाता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, तब जाके एक कंपनी क्या होती है, मर्ज होती है और एक्विजिशन होती है। तो ये था अपना यूनिट 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फाइनल एग्ज़ाम के टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक। मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूँ, इस वीडियो के भरोसे मत रहिएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, MBA 4th सेम फाइनेंस का सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें सभी सिलेबस, उसमें इस सब्जेक्ट का सिलेबस की सभी वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।